नाउ वी विल टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ म्यूजिक एंड नॉइज। म्यूजिक क्या होता है? दो साउंड्स विच आर प्लीजेंट टू आवर ईयर्स आर कॉल्ड म्यूजिक। सुन रहे हो? वो आवाजें जो हमारे कानों को भली महसूस होती हैं, खुशगवार असर हमारे कानों में पैदा करती हैं। नहीं समझ आया? साउंड विच हैव प्लीजेंट इफेक्ट इन आवर ईयर्स इज कॉल्ड द म्यूजिक। नॉइज क्या है? दो साउंड्स विच प्रोड्यूस एन अनप्लीजेंट इफेक्ट इन आवर ईयर्स आर कॉल्ड नॉइज। वो आवाजें जो हमारे कानों में नाखुशगवार एहसास पैदा करें उन्हें हम शोर कहते हैं। साउंड विच हैव एन अनप्लीजेंट इफेक्ट एंड अनप्लीजेंट जियरिंग इफेक्ट। पहली बात तो नाखुशगवार और दूसरा उलझन वाला, उलझन पैदा करें। इन अवर ईयर्स आर कॉल्ड नॉइज। डिफरेंस बिटवीन म्यूजिक एंड नॉइज, तो पहला डेफिनेशन का फर्क होगा, दूसरा क्या होगा? फ्रीक्वेंसी का। म्यूजिक में देखें फ्रीक्वेंसी और जो एम्पलीट्यूड है वो एक खास तरतीब से देखें। ये नोट देख रहे हैं, फिर ये रिपीट होगा। ठीक है, समझ आया नहीं आया? तो ये कह रहे हैं द फ्रीक्वेंसी, ये म्यूजिक वाला। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द म्यूजिक चेंजेस इन रेगुलर मैनर, बट द फ्रीक्वेंसी एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ नॉइज चेंजेस इन एन इररेगुलर मैनर। एग्जांपल्स हैं जी, साउंड ऑफ सिंगिंग बर्ड्स अच्छी लगती है, साउंड ऑफ फ्लूट अच्छी लगती है, रिसाइटेशन ऑफ होली कुरान अच्छी लगती है, द बार्किंग ऑफ डॉग्स नॉइज है, स्लैमिंग ऑफ डोर्स दरवाजों का बजना नॉइज है, साउंड ऑफ ट्रैफिक इन ए बिग सिटी। नहीं समझा? इन बिग सिटीज। नॉइज पोल्यूशन डेफिनेशन है एन अनडिजायरेबल साउंड दैट इज हार्मफुल टू फॉर आवर हेल्थ। ठीक है, या फॉर हेल्थ ऑफ ह्यूमन एंड अदर स्पीशीज इज कॉल्ड नॉइज। नॉइज पोल्यूशन डेफिनेशन के द हार्मफुल इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द नॉइज इन आवर एनवायरनमेंट आर कॉल्ड द नॉइज पोल्यूशन। नहीं समझा? पहली बात तो नॉइज क्या मैंने पीछे बताया, क्या? साउंड्स with jeering and unpleasant effects in our ears are called the noise. और noise pollution के the harmful effects produced by the noise in our environment are called the noise pollution. Causes of noise pollution. Following are the causes of noise pollution. पहला क्या? Transportation equipments. मसलन आपकी बसें, सुबह सुबह एक अंकल आते हैं, हार में जाते हैं, टाँ लगे हुए होते हैं ना? नहीं लगे हुए होते? लगे हुए होते हैं ना? नहीं? तो ये क्या है? नॉइज पोल्यूशन है। बसेज हैं, ट्रक्स हैं, हैवी। हमारे घर के सामने ना तो सड़क बन रही थी, तो वो जो नहीं होता डंपर, जब वो चलता तो फिर खिड़कियां भी हिलती हैं उसकी आवाज़ से, तो शीशे खड़खड़ाना शुरू हो गए उसकी आवाज़ से। रोलर ज़मीन पर जा रहा था तो खिड़कियां हिल रही थी, ज़मीन हिल रही थी। तो ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट सच एज बसेस, ट्रक्स एक्सेट्रा, हैवी मशीनरी जैसे बुलडोजर्स वगैरह, लाउड व्हीकल हॉर्न्स, बड़ी बड़ी बसों के जो हॉर्न होते हैं, वैसे बंदा डर के गिर जाए। आवाज इन 2 क्लास इन माई स्कूल, तो पीछे से ट्रक ने हॉर्न मारा, यकीन करो 2 घंटों तक तो मेरा दिल ही काबू में नहीं आ रहा था, मैं गिरने लगा था, इतना जबरदस्त हॉर्न उसका। ऊटर्स पता क्या होते हैं? कुकर नहीं, जो रोजा खोलने के लिए, हाँ, अलार्म्स नॉइज पोल्यूशन कॉज करते हैं। इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, ये कॉजेज हैं। सुन रहे हो? नॉइज पोल्यूशन डिफाइन किया, उसके कॉजेज देखा, उसके असरात देख लो। तो फॉलोइंग आर द इफेक्ट्स ऑफ द नॉइज पोल्यूशन। हियरिंग लॉस, बंदा जैसे अपनी ज़बान में हम डोरा कहते हैं, ठीक है, उसको सुनाई कम देता है। स्लीप डिस्टर्बेंसेस, फिर जो बंदा है उसको नींद भी सही नहीं आती बेचारे को, मतलब दूसरे वे लोग खराब होते हैं। एग्रेशन का क्या मतलब होता है? शोर की आलूदगी की वजह से क्या होता है? लोगों में एग्रेशन पैदा होता है। एग्रेशन क्या जी? गुस्सा, बेचैनी, इस तरह जारहियत, जारहाना आज़ाइम, ठीक है, ए फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी। हॉस्टाइल किसे कहते हैं? जंगली किस्म की फीलिंग, जंगली है ना, जैसे कहते हैं वहशी किस्म की फीलिंग, ठीक है। वायलेंट एक्शन, हॉस्टाइल एक्शन, हॉस्टाइलिटी, दैट ऑफ, सुन रहे हो, द एक्ट ऑफ इनिशिएटिंग द हॉस्टाइलिटीज जारहियत उसे कहते हैं। तो अग्रेशन आता है, बंदे को गुस्सा आता है, ठीक है। अक्सर अम्मियों को गुस्सा आता कब आता है? जब बच्चे शोर कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं तो डंडा उठा लेती है ना अम्मी, शोर डाला होता है तुम लोगों ने। हाइपर टेंशन, इससे बंदा जो है उसको
टेंशन, हाइपर टेंशन क्या? देखो TSIUN, हाइपर TEN, बेश तनाबी, मतलब एक टेंशन है, एक उसके भी ऊपर की बात है। द कॉमन डिसऑर्डर इन विच ब्लड प्रेशर रिमेन्स एबनॉर्मल, आई ठीक है, ब्लड प्रेशर ही बहुत ज्यादा बंदे का है ना, शोर की आलूदगी की वजह से ब्लड प्रेशर ही नीचे नहीं आता। हाई स्ट्रेस लेवल, बंदे पे दबाव होता है, ठीक है, नल के नाल से कॉज एक्सीडेंट्स बाय इंटरफेयरिंग विद द कम्युनिकेशन एंड वार्निंग सिग्नल्स। जो नॉइज है, ये जो आपके कम्युनिकेशन और वार्निंग सिग्नल्स है, इनके साथ इंटरफेरेंस अगर इसका हो जाए तो इससे क्या होता है बच्चे, बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी रूनुमा हो सकता है। सेफ लेवल ऑफ साउंड, अब आवाज का कौन सा लेवल जो है वो हमारे लिए बेहतर है, ठीक है, महफूज सतह कौन सी है शोर की। सेफ लेवल ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स याद रखोगे? पॉइंट बाय पॉइंट बता दिया सारा कुछ, डेफिनेशन दी, कॉजेज बताए, इफेक्ट बताए। अब सेफ लेवल बता रहा हूं कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, 2 पे। नंबर 1 के आवाज का लेवल क्या, नॉइज का वॉल्यूम क्या, उसका एम्पलीट्यूड क्या, उसका इफेक्ट कितना, और उसके बाद कितनी देर तक आपने उसको बर्दाश्त किया, द पीरियड ऑफ एक्सपोजर टू द नॉइज। नहीं समझा? कितनी देर तक कितना शोर, साउंड का वॉल्यूम क्या था और कितनी देर तक बर्दाश्त किया। नहीं समझा? मैं मिसाल देता हूं, टेम्परेचर है ना, आग, अब उसके सामने हाथ रखते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, थोड़ी सी देर के लिए क्योंकि हाथ सड़ जाएगा, टेम्परेचर कम है तो थोड़ी ज्यादा देर भी बर्दाश्त कर लोगे तो कोई, तो एक होता है उसकी मिकदार कितनी है और दूसरा कितनी देर तक बर्दाश्त करना, 2 चीजों पर डिपेंड करता है, एक क्वांटिटी ऑफ द नॉइस और दूसरा उस पर उसको कितनी देर, द पीरियड फॉर विच यू आर एक्सपोज टू दैट नॉइज। ठीक है, समझ आ? द लेवल ऑफ नॉइज रिकमेंडेड इन मोस्ट कंट्रीज, ज्यादातर ममालिक में जो शोर का लेवल उन्होंने सजेस्ट किया हुआ है 85 to 90 dB, 8 आवर्स, 8 घंटों तक इतना शोर आप बर्दाश्त कर भी ले तो कुछ नहीं होगा। अगर इससे ज्यादा करेंगे तो फिर वो शोर खून की नाली में भी होना शुरू हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगी, एग्रेशन आ जाएगी, दिमाग खराब हो जाएगा। नहीं समझ आया? रिडक्शन ऑफ नॉइज पोल्यूशन, अब इसको कम कैसे करना? सेफ लेवल देख लिए, इफेक्ट देख लिए, कॉजेज देख लिए, डेफिनेशन देख ली, बोलते नहीं है। अब क्या करना है, इसको रिड्यूस कैसे करना है? तो फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू रिड्यूस द नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, तो स्टेप ये है, रिप्लेस नॉइजी मशीनरी बाय द एनवायरमेंट फ्रेंडली मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। जो शोर करने वाले आपके आलात हैं उनको रिप्लेस कर दें किससे? किससे? यूज जो आपके इन्वायरमेंट फ्रेंडली मशीनरी है। आजकल ऐसी गाड़ी चल रही होती है, आवाज ही नहीं आती इंजन की, पता ही नहीं चलता आई है गाड़ियां नहीं आई, तो आप ऐसे इंजन यूज करें जिनकी आवाज ही नहीं है। ठीक है, पुट साउंड रिड्यूसिंग बैरियर्स, क्या करें? साउंड रिड्यूसिंग बैरियर्स लगाएं। जहां पे हैवी मशीनरी है, ऐसी दीवारें उस यूनिट की होनी चाहिए कि आवाज बाहर ना आए, और मजे की बात जो बंदे अंदर काम कर रहे हैं उनको भी नुकसान ना पहुंचाए। अब जो आपके है ना, मैं क्या कहूँ, जो यूनिट्स हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उनकी दीवारें ऐसे मटेरियल की बनाएं कि जो बंदे काम कर रहे हैं उनको भी असर ना हो, उनके लिए भी कोई ऐसे डिवाइसेज, जैसे आप वो नहीं हेडफोन जो होते हैं उस तरह के डिवाइसेज बना के दें कि जब वो काम कर रहे हो तो उनको, उनके कानों को उस चीज का असर ना हो। और दूसरी बात, दीवारें ऐसी बनाएं कि वो शोर की आलूदगी बाहर ना जाए, और दिस इज पॉसिबल, कोई इतना खर्चा भी नहीं है। तो पुट साउंड रिड्यूसिंग बैरियर्स, यूज हियरिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस, सुनने की के जो हिफाजती आलात है वो भी आप इस्तेमाल करें। एकॉस्टिक प्रोटेक्शन, क्या होती है एकॉस्टिक प्रोटेक्शन? रिडक्शन के मेथड देख लिए, ये मेथड्स कौन बता रहा है? इकोस्टिक प्रोटेक्शन। ठीक है, टेक्निक्स आर द मेथड्स दैट आर यूज्ड टू एब्जॉर्ब अनडिजायरेबल साउंड्स। वो टेक्निक्स या वो हिकमली या वो तरीके जो इस्तेमाल होते हैं जज़ब करने के लिए। क्या करने के लिए? जज़ब करने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पर क्लास में कुछ बच्चे, तो एक बच्चा बहुत शोर कर रहा है, आप उसे पकड़े बाहर ले रहे हैं, आपने सेल्फ एब्जॉर्ब कर लिया। अब रूम में बहुत सारी साउंड्स हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना? उन आवाजों को क्या कर लेना, बाहर निकालना। चुनिए वो टेक्निक्स जो इस काम में इस्तेमाल होंगी, दे आर सेड टू बी द इकोस्टिक
acoustic protection, ठीक है। तो techniques are method that are used to absorb the undesirable sounds by soft and porous surfaces। कैसी surfaces के जरिए से? नम और बुरी, सुराख ज़्यादा, जैसे आपका स्पंज नहीं है, जिससे आप बोर्ड्स वगैरह साफ करते हैं, नहीं। इस कॉल्ड acoustic protection। प्रिंसिपल ऑफ acoustics क्या है? acoustic protection किन चीजों पर बेस करती है? दो चीजें, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, समझ आया, इसको मिनिमाइज करना होता है। बेसिक एम क्या है इसका कि इट रिड्यूसेस द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। आवाज की जो रिफ्लेक्शन है उसको क्या कर देती है? ये आवाज टकरा के वापस नहीं आएगी, जिधर जाकर टकराएगी एब्जॉर्ब हो जाएगी, वापस नहीं आएगी। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम द सरफेसेस डिपेंड अपॉन कितने फैक्टर्स? नंबर 1, जो सरफेस है आया कि वो नरम है या सख्त है, रिजिडनेस ऑफ द सरफेस। नंबर 2, द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। समझ आ गया? अगर सरफेस सख्त होगी तो रिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, और अगर सरफेस स्मूथ होगी तब भी रिफ्लेक्शन क्या होगी? ज्यादा होगी। रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी भाई, नहीं समझ आ? और अगर सरफेस क्या होगी? रफ होगी, और दूसरी बात सॉफ्ट होगी, तो रिफ्लेक्शन क्या होगी? कम होगी। याद रखना, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेसेस डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर। acoustic protection इज बेस्ड ऑन द 2 प्रिंसिपल्स, ठीक है। ये कह दीजिए कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम द सरफेसेस डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर्स, द रिजिडनेस ऑफ द, ये कहना acoustic principle of acoustics states that reflection of sound from the surfaces depend upon 2 factors, the rigidness of the surface and the smoothness of the surface। क्लियर है? अगर सरफेस की रिजिडनेस ज्यादा होगी रिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, अगर उसकी स्मूथनेस ज्यादा होगी फिर भी क्या होगा? रिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। हम इन दोनों को रिड्यूस करते हैं। अब फोन की सरफेस क्या है? स्मूथ है? नहीं, कितने पोर्स हैं उसके अंदर, और दूसरी बात वो सॉफ्ट होता है। तो अक्सर आप जब एडिटोरियम में जाते हैं, बड़े बड़े हॉल्स में देखते हैं, तो दीवारों पे क्या लगा होता है? कलीन लगा होता है, लगा होता है। क्यों लगा होता है? वहां पे शोर भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो जज्ब कर लेता है। कलीन की सरफेस नरम और इर्रेगुलर है, आवाज एब्जॉर्ब हो जाती है, वापस आती ही नहीं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज मोर प्रोमिनेंट इफ द सरफेस इज रिजिड एंड स्मूथ। ये है प्रिंसिपल ऑफ acoustic, ये कहता है। एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज लेस इफ द सरफेस इज सॉफ्ट एंड इर्रेगुलर। इंपॉर्टेंस ऑफ acoustics क्या जी? प्रॉब्लम हमारा ये है, प्रॉब्लम्स ये हैं हमारे कि इफ द सरफेस ऑफ द क्लासरूम और पब्लिक हॉल्स आर टू एब्जॉर्बेंट। और कभी कभी ये भी होता है कि आपने सॉफ्ट सरफेसेस इतनी यूज की कि अब आपके जो लेक्चरर हैं, ये जो आपके बात करने वाले बंदे, जो आपके स्पीकर हैं, उनकी आवाज पीछे वाली सीट तक नहीं पहुंच रही। उनकी आवाज भी बहुत मदन है, सारी आवाज एब्जॉर्ब हो जाती है। अब हमने आवाज पीछे पहुंचानी है, ठीक है। पहला प्रॉब्लम ये है कि हमने अगर सॉफ्ट मटेरियल इतने यूज कर लिए, acoustics को यूज करके हमने इतना साउंड को रिड्यूस किया, इतने फिल्टर्स यूज किए कि अब सामने बैठने वाले बंदों की भी आवाज जो है वो जा रही है, पीछे वाले बैठने वालों को आवाज नहीं जा रही। तो इस प्रॉब्लम को हमने कैसे ओवरकम करना है, मतलब साउंड को बढ़ाना कैसे हमने, ठीक है। या समटाइम्स व्हेन द साउंड रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द वॉल्स, सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ द रूम, द रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर टू रिफ्लेक्टिव एंड साउंड बिकम्स गार्बल्ड। क्या मतलब है? मतलब आवाज जो आपकी वो बार बार आपको सुनाई दे रही है, आवाज में गड़गड़ाहट पैदा हो गई, ठीक है। तो दिस इज ड्यू टू द मल्टीपल रिवर्बरेशन। मतलब आपने क्या करना है? रिवर्बरेशन और एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करना है। आप कहते हैं एब्जॉर्प्शन भी इतनी ज्यादा ना हो और रिवर्बरेशन भी इतनी ज्यादा ना हो। हमारे 2 मेजर प्रॉब्लम्स एब्जॉर्प्शन ऑफ द साउंड है और रिवर्बरेशन है। हमें इनको ओवरकम करना है। कैसे ओवरकम करेंगे? एम है इन द डिजाइन ऑफ द लेक्चर हॉल्स, ऑडिटोरियम्स, थिएटर्स, a balance between the reverberation and absorption is achieved। ये हमारा एम है। ये acoustic protection जब अचीव करेंगे, कैसे करेंगे? सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल्स, अगर रिवर्बरेशन को ओवरकम करना है तो आपने क्या करना है? सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल सच एज आपके क्या हो गए? ड्रेपरीज, मतलब आपका जो कचरा मचा है, ये जो मटेरियल्स हैं। एंड ड्रग्स एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी एंड thus quite echo and soften noises। तो क्या कहते हैं? thus by using such materials in noisy places we can reduce the level of noise, ठीक है। आगे क्या है? It is often advantageous to place reflecting surfaces behind the stage to direct the sound to the audience। ये आपको दिखा रहे हैं, ये सही है। आपने पीछे रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगा दी आपने स्पीकर के, तो क्या हुआ? उसने उस जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस दी, उसने जो आपका स्पीकर है उसकी साउंड को रिफ्लेक्ट करके किसकी तरफ भेज दिया? आपका ऑडियंस की तरफ भेज दिया।
या आपने क्या किया, जो आपका ऑडिटोरियम हॉल है या आपका लेक्चर हॉल है, आपने उसकी सरफेस को कर्व कर दिया, आवाज यहाँ से जाएगी, उससे टकरा के इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगी और हर कॉर्नर में जाएगी कमरे के, हर बंदे को आपकी आवाज सुनाई देगी। तो ये हम एकॉस्टिक्स के जो है वो फायदे उठा रहे हैं। यहाँ पे ही लिखा जनरली द सीलिंग द लेक्चर हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल एंड द थिएटर हॉल्स आर कर्व्ड। क्यों कर्व्ड होती हैं, बात समझ आ गई होगी आपको। कर्व्ड सो दैट द साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन में रीच ऑल द कॉर्नर, बजाय इसके वापस आए वो आगे जाए, वापस ना आए, रिवर्बरेशन क्लॉज ना हो। ठीक है जी, इसको इस डिजाइन में किया जाता है कि साउंड टकरा के आगे जाए, वापस ना आए। इसी तरह सम टाइम कर्व्ड साउंड बोर्ड्स आर प्लेस्ड बिहाइंड द स्टेज सो दैट साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन डिस्ट्रीब्यूट या रिफ्लेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली अक्रॉस द हॉल। यहाँ पे इज आ जाना चाहिए। क्लियर हो गया। ये बच्चे हमने यूजेस देख लिए, तो आपने प्रॉब्लम्स को भी याद रखना और कैसे वो मतलब पूरे बेनिफिट्स ऑफ एकॉस्टिक्स तो आपने ये लिखने हैं कि इट इज ऑफन एडवांटेजेस टू रिप्लेस द रिफ्लेक्टिंग surfaces behind the stage to direct the sound towards the audience and the ceilings of the auditorium hall or the conference hall or the lecture halls are curved so that the sound after reflection distributes evenly to the hall. उसके बाद क्या है जी, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है जी हमारी। तो पहले हमने डिफाइन किया यहाँ पे द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी विच द ह्यूमन ईयर कैन हियर इज कॉल्ड ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। अब वो फ्रीक्वेंसीज, वो मिनिमम और वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो इंसानी कान सुन सकता है, वो सारी रेंज आप, दैट इज ऑडिबल रेंज। अब उससे कम जो नहीं सुन सकता, उससे ज्यादा उनको क्या कहते हैं देखते हैं। तो साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। पहले दिन हमने ये बात की थी कि साउंड प्रोड्यूस करने के लिए वाइब्रेटिंग बॉडी चाहिए। A normal human ear can hear sound only if its frequency lies between 20 Hz to 1000 Hz। अब एक बंदा आपसे ये सवाल पूछ ले और जो सुनिएगा कि सिंपल पेंडुलम की वाइब्रेशंस जो हैं भाई, उससे भी तो साउंड प्रोड्यूस होती होगी ना, हमारा कान उसको क्यों नहीं सेंस कर सकता? तो क्या जवाब होना चाहिए? फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स, साउंड वेव प्रोड्यूस भाई कम होगी ना। एक सेकंड में 20 वाइब्रेशन पैदा हो रही है उससे, एक सेकंड में 20 वाइब्रेशन हो रही हैं। वो तो एक सेकंड में एक वाइब्रेशन पूरी कर रहे तो बड़ी बात है, वो तो 2 सेकंड रहता है एक वाइब्रेशन पूरी करने में, नहीं समझे? हाँ जी। तो उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी लो होती है कि उससे पैदा होने वाली साउंड्स हमारे कान वो इंफ्रासोनिक्स में आती है। हमारे कान में सही, हमारे कान के जो पर्दा है ना बच्चे, उसकी वाइब्रेट करने की मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज मिनिमम है और 20,000 हर्ट्ज मैक्सिमम है। अब ना उसको इससे कम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर सकता, ना उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर सकते हैं। समझ आया ना? तो ये नॉर्मल हेयर जो है वो फ्रीक्वेंसीज को जिनको वो सुन सकता है वो 20 to 20,000 हर्ट्ज के दरमियान में लाया करती है। इन अदर वर्ड्स एन ह्यूमन ईयर नीदर hears a sound of frequency less than 20 hertz and not hears a sound of frequency more than 20,000 hertz। ठीक है जी। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी। अब मुख्तलिफ लोगों की सुनने की जो रेंज है वो मुख्तलिफ होती है। तो क्या है जी, कहते हैं इट आल्सो डिक्रीजेज विद द एज। ये एज के साथ साथ आस्ता आस्ता कम भी हो जाती है। यंग चिल्ड्रन जो है वो सुन सकते हैं 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज को, लेकिन जो बूढ़े होते हैं वो हो सकता है 15,000 हर्ट्ज की भी ना सुन सके, क्योंकि उनके कानों के पर्दे जो है डैमेज हो चुके होते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव यूज ऑफ द ईयर्स। इसलिए कम यूज किया करें। मेरे ख्याल में इसलिए आप कम सुनते हैं, इसलिए लड़कियां कम सुनती हैं, ज्यादा बोलती हैं, ताकि दूसरों के पर्दे खराब हो जाए और हमारे खराब ना हो। हाँ भाई, माजरत के साथ, अगर किसी को बुरा लगे तो माफ कर देंगे, ऐसे मजाक कर रहे थे। तो इंफ्रासोनिक्स क्या होती है? वैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक हिकमत रखी है। चलो बात हो तो बात निकली, बात कर ही देता हूँ पुराने लेक्चर कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत बड़ी हिकमत रखी है। इंसान को मुंह एक दिया, कान 2 दिए। मतलब मुंह से 1 गुना काम लेना, कानों से 2 गुना काम लेना, इसमें बहुत बड़े फायदे हैं। इसलिए आप बेफिक्र रहे, अगर आप सुनेंगे तो कान खराब नहीं होगा। 2 दिए हैं ना। आगे चलते हैं। तो इंफ्रासोनिक वेव्स, अब इंफ्रा मीन इंफीरियर से निकला ना भी, तो सोनिक वेव्स कौन से इनको हम सुन सकते हैं 20 to 20,000 हर्ट्ज की जो रेंज में आ रही है। अब इंफ्रासोनिक क्या है? साउंड वेव्स विद फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज, ठीक है, आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक वेव्स। अब अल्ट्रासोनिक्स क्या है? जिनकी फ्रीक्वेंसी एटॉमिक आगे वाली, ठीक है। तो ये क्या है? साउंड वेव्स विद फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज आर कॉल्ड द अल्ट्रासोनिक वेव्स। अब नीचे का साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज व्हिच आर इनऑडिबल टू नॉर्मल ह्यूमन ईयर आर कॉल्ड द अल्ट्रासोनिक्स और अल्ट्रासाउंड्स। सो प्रॉपर्टीज क्या जी बच्चे? पहली बात, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। अब जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी? ऑटोमेटिकली कम होगी, वेव श्रिंक कर जाएगी, याद है ना? तो वेवलेंथ कम हो जाती है उसके। सो द वेवलेंथ ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव इज वेरी वेरी स्मॉल। जब इनकी वेवलेंथ बहुत ही छोटी है,
वेवलेंथ बहुत ही छोटी है, ठीक है, तो इनकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा। अब आपको अगर मैं बताऊं तो E इक्वल टू एफ एच होता है एक फार्मूला, एनर्जी जो होती है ना वो एफ एच इसके बराबर है। अब इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, इसको हटा दो तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एच कांस्टेंट, हाँ ये प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा एनर्जी ज्यादा, तो इनकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए जो डेंटिस्ट है ना वो दांतों से गंद शब्द उतारने के लिए, प्लक उतारने के लिए, कड़ड़ा उतारने के लिए क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करते हैं। क्लियर हुआ जी? अच्छा जी, अब व्हाट इज सुनार? ये वो सुनार नहीं है जिससे आप जाकर जेवरात बनाते हैं, ठीक है, बड़ा खुश, चेहरे बड़े खुश हो गए, चमक उठे हैं सुनार का नाम सुन के चेहरे, ओह ये किधर से आ गया, साउंड के चैप्टर में हम तो साउंड पढ़ रहे थे, वो सुनार साहब किधर आ गए। तो ये वो सुनार नहीं है, ये एस मीन साउंड है, ठीक है, एस ओ मीन साउंड है, एन से नेविगेशन है, ए से एंड और आर से रेंजिंग है। नेविगेट का मतलब होता है जाना और रेंजिंग का मतलब लोकेट करना, ठीक है। तो ये वो टेक्निक है जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, साउंड को यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट को अंडर द वाटर लोकेट कर रहे हो। या सादा अल्फाज में ये कह दिया जाए कि आप डेप्थ ऑफ सी को पता करने के लिए, फॉर एग्जांपल कोई बहरी जहाज पानी में डूब गया, अब वो कितनी डेप्थ में है, समझ आया ना, इस चीज का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सुनार की टेक्निक को यूज करते हैं। मेरी बात नहीं समझ आई आपको, क्लियर हुआ? तो इट इज द टेक्निक, सुनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो नाम ही शो कर रहा है, नेविगेट करना और रेंज करना मतलब लोकेट करना। साउंड जाएगी और लोकेट करेगी, रेंज बताएगी उसकी, उस ऑब्जेक्ट की। तो टेक्निक व्हिच इज यूज्ड टू लोकेट द ऑब्जेक्ट्स लाइंग डीप ऑन द ओशन फ्लोर और it is used to find the depth of the sea or the ocean bed, so therefore this technique is called the sonar. प्रॉब्लम किसी को? No. अब बच्चे ये यूजेस आपके बुक में दिए हुए थे, ये बड़े बड़े यूजेस लिखे हैं, तो मैंने सोचा आपको छोटे छोटे यूजेस बताते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म करके। पहले तो बड़ी बुरी शक्ल बनी थी, इसको देख के बड़े खुश हो गए थे, बीपी लेवल वापस बहाल हो गया। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड टू डायग्नोस या आर यूज्ड इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीजेस। मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जो है ना, उनका पहली बात तो पता, डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, पता लगाना। अब हमारे एक दोस्त बाहर के मुल्क से आए, हमें बता रहे थे उस्मान साहब आपके मुल्क में तो बस हर चीज को रगड़े लगे। मैंने कहा चलो यार, जहाँ बहुत सारे लोग वो बोलते हैं, आप भी बोल लो, मुझे अपने मुल्क से बहुत प्यार है। वो कहते हैं मैं बताता हूँ आपको एक प्रॉब्लम। मैंने जी बताया प्रॉब्लम क्या हमारे मुल्क में। उन्होंने बताया कि बाहर के ममालिक में डॉक्टर साहब जो होते हैं ना, उनका काम डायग्नोसिस होता है, उनका काम ट्रीटमेंट नहीं होता, दवाइयां देना डॉक्टर का काम नहीं है। डॉक्टर का काम क्या है, एलिमेंट को डायग्नोस करना कि बंदे को बीमारी है क्या, बंदे को बीमारी है क्या, डायग्नोसिस इज द वर्क ऑफ द डॉक्टर। फिर आगे ट्रीटमेंट काम है केमिस्ट का, फार्मासिस्ट का, दवाई वो देगा, समझ आया ना। तो डायग्नोसिस करने में क्या वेव्स यूज हो रही हैं, फिर ट्रीटमेंट के लिए आपको जाना पड़ेगा किसके लिए, थेरेपिस्ट के पास या केमिस्ट के पास, या फिर आपको एक फार्मासिस्ट के पास जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये दोनों कामों में यूज हो रही है, किसके लिए, फॉर द डायग्नोसिस एंड फॉर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में कैसे यूज होगी, आपके किडनी में स्टोन है, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करके क्या किया जाएगा, किडनी स्टोन्स को तोड़कर पेशाब के रास्ते बाहर निकाल, विदाउट द सर्जरी। जिसम काटना नहीं पड़ेगा, टांके शाके नहीं लगेंगे, खून नहीं बहेगा। सो अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीजेस और एलिमेंट्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड टू फाइंड द सेक्स एंड एबनॉर्मलिटीज ऑफ बेबी इन द वोम ऑफ द मदर। अब इसका क्या मतलब है, आजकल पहले बता देते हैं आप बेटा पैदा होगा जी, हमने डॉक्टर से पता किया, डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, दे आर यूजिंग द अल्ट्रासोनिक वेव्स। लेकिन याद रखिए, अगर बच्चा जो है माँ के पेट में है और आप पता लगा रहे हो बाय यूजिंग द वेव्स के बच्चा है या बच्ची है, तो हो सकता है इन वेव्स की वजह से उसके आज़ाद डैमेज हो जाए, इनकी एनर्जी की वजह से प्रॉब्लम है ना। तो इनको यूज करके पहली बात तो आप जिन्स का पता लगाते हो, लड़का या लड़की, फिर ये भी पता लगाते हो उसको कोई बीमारी तो नहीं है, कोई हाथ पाँव तो खराब नहीं है, क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो ये भी पता लगा जाए। लेकिन मैं जिसे कहता, मेरी एक सोच है, आप डॉक्टर भी इसका कोई इलाज तो करते होंगे ना, उसके लिए कोई वो एहतियाती तदबीर भी तो लगाते होंगे ना। लेकिन वजह इनकी वाइब्रेशन से हो सकता है बच्चा बहुत नाजुक होता है, उसकी कुछ कोई ना कोई चीज़ डैमेज हो जाए, तो नहीं करवाना चाहिए, अल्लाह पे छोड़ना चाहिए, बेटा हो या बेटी हो उसकी नेमत है। Ultrasonic waves are used to remove the blood clots formed in the arteries। अब बाल का लोगों के दिल की आर्टरीज बंद हो जाती है, वाल्व बंद हो जाते हैं, तो वो जो वाल्व है वो आर्टरीज के अंदर ब्लड की क्लॉटिंग की वजह से बंद होता है, खून जम जाता है। अब जमे हुए खून को वहां से निकालने के लिए, वो क्लॉट को तोड़ने के लिए लोग क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करके, इनकी वाइब्रेशंस को यूज करके
सो क्लॉट्स को तोड़ने के लिए, जो कि आपकी आर्टरीज और वेन्स में ब्लॉकेज आप ब्लड का बायस बन रहे हैं, समझ आया। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड टू क्रश एंड रिमूव द किडनी स्टोन्स विदाउट एनी सर्जरी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट द इंटीरियर इनविजिबल क्रैक्स। अब बच्चे बात क्या होता है, मैक्सिमम जो एक्सीडेंट्स इन द एरोप्लेन्स या आपके बैरी जहाज जो उनके अंदर जो एक्सीडेंट होते हैं, उनके इंजन के अंदर जो पार्ट्स हैं, हो सकता है उसके अंदर कहीं दरार आ जाए। जैसे इंसान की हड्डी है ना, इसके अंदर कोई इंफेक्शन हो जाए और हड्डी खराब हो जाए, अंदर से हड्डी खोखली हो जाए, या बंदे को फॉर एग्जाम्पल कैंसर हो जाए, उसका सारा स्टोमिक की गल सड़ के बाहर आ जाए, अंदरूनी बीमारी है, नजर नहीं आ रही। कैंसर अंदरूनी बीमारी है, नजर नहीं आ रही, ये कैंसर ही है। किसका? पुर्जों का कैंसर। उसके अंदर अंदरूनी दरार आ जाए, पुर्जा अंदर से टूट जाए, समझ आया ना। लोहे की एक गरारी है, उसके अंदर एक दरार आई, अंदर से खोखली। जैसे आपने कभी देखोगा लकड़ी ऊपर से बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन अंदर दीमक उसको चाट चुकी होती है, आप जैसे टच करो टूट जाते हैं, नहीं समझा। आपके दांत, कीड़ा अंदर लगता है, पूरा दांत खा जाता है, बाहर से बड़ा खूबसूरत नजर आता है, नीचे देखो तो उसके अंदर पूरा सुराख हुआ होता है, अंदर से मुकम्मल तौर पे खोखला। सिमिलरली आपके जो बड़े बड़े आपके बैरी जहाज हैं या आपके एरोप्लेन्स हैं, हो सकता है उसके इंजन के अंदर जो उसके पार्ट्स हैं, उनके अंदर कोई अंदरूनी दरार आ चुकी हो, कोई गैप पैदा हो चुका हो, अंदर उसके अंदर कहीं कोई गैप पैदा हो चुका हो, जो कैविटी क्रिएट हो चुकी हो, जो कि बाद में क्या हो, वो हवाई जहाज उड़े और रास्ते में कहीं वो प्रॉब्लम कर जाए, तो पूरा का पूरा हवाई जहाज जो है सवारियों से नीचे आ जाएगा और बहुत सारी कीमती किस्म की जानें ज़ाया हो जाएंगी। तो उनको कैसे देखा जाता है? बाय यूजिंग द अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है जी। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट इंटीरियर इनविजिबल क्रैक्स of the parts of the heavy machines such as turbine engines या ship हैं या aeroplanes के engines हैं। Ultrasonic waves are used to measure the depth of the sea or ocean। प्रॉब्लम किसी को? No. तो मैंने ये दिखाया भी था आपको, अगर चाहते तो अभी भी दिखा देता हूँ। लेक्चर के किसी के ऊपर लास्ट के ऊपर था, उन्होंने भेजी थी। Transmission of sound। Every sound is produced by a vibe in detecting depth of seabeds, echo। याद है इको की बात की थी हमने। Sound gets reflected, that is, it bounces back on hitting a solid surface। Bouncing back of sound is called echo। Bouncing back of sound is purposefully used in detecting depth of seabeds। अब ये वो नीचे बढ़ गया। That's amazing, isn't it? तो ये नीचे को शिप पे पड़ा हुआ उन्होंने पता कर लिया। अब साउंड वेव्स को आने और जाने में कुछ टाइम लगेगी ना, तो स्पीड को यूज करके साउंड वेव इन द वाटर एंड टाइम को यूज करके आप डिस्टेंस पता कर सकते हो, कितनी डेप्थ से टकरा हुआ है साथ। क्लियर हुआ कि ये सुनाट है कि नहीं? दोबारा से दफा देख लेते हैं। Echo। Bouncing back of sound is purposefully No, they are sending the sound waves, they will they will hit the bottom of the ship and they will be reflected। अब आने और जाने में जितना टाइम लगा तो 2D होगा ना वो डिस्टेंस, तो पहले आपने क्या करना, आपने स्पीड ऑफ साउंड को यूज करना, टाइम को यूज करना, आपको डिस्टेंस उसका हाफ जो होगा वो डेप्थ होगा। That's amazing, isn't it? अब बंदा नीचे चला गया, वहां जाके आपने जो रेस्क्यू करना, जो आपने उनकी हेल्प करनी है। Summary। Every sound is produced by a vibration। Vibration। प्रॉब्लम किसी को जी? सब हम अपने लेक्चर पे वापस चलते हैं ताकि हम लेक्चर को क्लोज करें। सो अल्ट्रासोनिक वेव्स आर, ये हमने कर लिया जी, टू किल द जर्म्स एंड टू रिमूव द डर्ट एंड प्लैक स्टिकिंग टू द टीथ बिकॉज ऑफ देयर वाइब्रेशंस। क्योंकि इनकी वाइब्रेशन बहुत तेज है, तो इसके जरिए से आप दांतों की सफाई भी करते हो और जर्म्स को मारते हो पानी के लिए। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड फॉर द सर्च ऑफ ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज अंडर द अर्थ। प्रॉब्लम किसी को? इसी के साथ आज हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म हुआ। तो बच्चे अब कल हम जो है ना वो क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और उसके साथ हम ये देखेंगे कुछ वो ब्लॉग्स हैं इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के आपके बुक के ऊपर से देखेंगे कि क्या लिखा हुआ उनके अंदर। अपना लेक्चर खत्म करेंगे, अपना चैप्टर भी खत्म, एक्सरसाइज चैप्टर खत्म हो चुका है, अब कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन रहती है वो हम देखेंगे। तो इसी के साथ आज अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको खुश रखे, बात रखे, फ़ी अमानिल्लाह, खुश रहिए।